कालवनूर में आपके साथ हूं नगमा शेख। पूर्वांचल की अहम खबरों के साथ पूर्वांचल न्यूज में तो शुरुआत करते हैं गोरखपुर से। गोरखपुर की औद्योगिक इकाइयों पर एक और शुल्क लगेगा। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने स्थापित औद्योगिक इकाइयों से पर्यावरण उत्तरदायी शुल्क लेने की तैयारी की है। सीईटीपी की स्थापना के बाद उसके संचालन के लिए यह शुल्क लगाया जा रहा है। गीडा में फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित जल के शोधन के लिए सीईटीपी लगाने की तैयारी है। यहाँ 15 MLD क्षमता की सीईटीपी लगाया जाना है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से 54 औद्योगिक इकाइयों को इसकी सूची भेजी गई है। उनमें प्रति किलो लीटर 11 रुपए की दर से शुल्क लिया जाएगा। 4000 वर्ग मीटर तक वाले प्रदूषण मुक्त इकाइयों से 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर और उससे ज्यादा यानी कि 4001 से 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली इकाइयों से 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क लेने की तैयारी है। प्रदूषण मुक्त इकाइयों पर शुल्क लगाने को लेकर उद्यमी चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज ने आपत्ति दर्ज कराया है। प्रदेशवासियों को नारियल के पौधे और फल के लिए अब तमिलनाडु और गोवा पर निर्भर नहीं रहना होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी बेल्ट तैयार होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष प्रयास पर कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार ने 5500 नारियल के पौधों की नर्सरी तैयार की है और इसके बाद किसानों को इसका पौधा रोपने के लिए तैयार किया जाएगा। वर्ष 2019 मार्च में तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह गोरखपुर और आसपास के जिलों में नारियल उत्पादन की संभावना को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार को नारियल उत्पादन के लिए निर्देश दिया था। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर गंभीर हुए और उनके विशेष प्रयासों के चलते जून 2019 में कोकोनट विकास बोर्ड पटना के माध्यम से यहाँ नारियल नर्सरी डाली गई। केबी के बेलीपार में 5500 पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जिसका परीक्षण और प्रदर्शन के तौर पे गोरखपुर के अलावा गोरखपुर के अगल बगल सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जनपद में भी इसका परीक्षण किया जाएगा। यदि इसकी उत्पादकता अच्छी होती है तो जनपद गोरखपुर सहित तमाम जिलों में इसकी खेती की जाएगी, जो तमिलनाडु को टक्कर देगा। नारियल के पौधे 2 सितंबर को नारियल दिवस पर किसानों को वितरित करना था, मगर नारियल विकास बोर्ड की टीम अब 7 सितंबर को पौधों का निरीक्षण एवं सत्यापित करने केंद्र पर आ रही है। उसके बाद ही इन पौधों को किसानों को वितरित किया जाएगा। गोरखपुर से जगदम्बा त्रिपाठी की रिपोर्ट। गोरखपुर को मिलने वाली एक बड़ी सौगात अधूरी तैयारियों के चलते टल गई है। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज के 500 बेड, बाल सेवा संस्थान में 300 बेड का कोविड लेवल 2 और लेवल 3 अस्पताल तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसके उद्घाटन की संभावना को लेकर तैयारियां की गई थी, लेकिन अब अस्पताल पूरी तरह तैयार होने के बाद मुख्यमंत्री 5 सितंबर को उद्घाटन करेंगे। 300 बेड वाले कोविड वार्ड में तैयारियों में कुछ कसर रह गई है। वार्ड में ड्यूटी के लिए नए डॉक्टरों की टीम अभी बीआरडी को नहीं मिल पाई है। रविवार को वेंटिलेटर इंस्टॉल किए जा रहे थे, उनका ट्रायल और टेस्टिंग भी अभी तक नहीं हो सकी है। हालांकि पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। ऐसे में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है। अब हमें L2 और L3 फैसिलिटीज बढ़ानी है, जिसके तहत हम बीआरडी में 300 बेड और 100 बेड टीबी हॉस्पिटल में 90 बेड का L2 गवर्नमेंट सेक्टर में बढ़ाना चाहते हैं। 300 बेड वाले कोविड वार्ड के साथ ही 2.5 करोड़ रुपए की लागत से माइक्रोबायोलॉजी विभाग में तैयार बायोसेफ्टी लैब लेवल 3 का भी शुभारंभ हो सकता है। यह प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज है जहां यह लैब की तैयार की गई है। गोरखपुर में सरकार के साथ अब निजी विशेषज्ञ चिकित्सक भी कोरोना से जंग लड़ेंगे। 15 दिन की सेवा के लिए सरकार ने 75,000 रुपए मानदेय तय कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग ने 18 अगस्त से पंजीकरण की शुरुआत कर दिया। गोरखपुर में इस योजना से जुड़ने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा योजना का लाभ और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। ड्यूटी के दौरान चिकित्सक को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी कि पीपीई किट और अन्य जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। एक्टिव क्वारंटाइन में रहने और भोजन की व्यवस्था भी स्वास्थ्य विभाग ही करेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों की श्रेणी में एनेस्थेटिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियन, गायनोकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन से ही आवेदन मांगे गए हैं। सरकार ने एक पॉलिसी दिया है कि अगर कोई भी प्राइवेट चिकित्सक हमारे कोविड में काम करना चाहता है और वो इन 3 स्पेशलिटी में से एनेस्थीसिया,
फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन में से कोई विशेषज्ञता रखता है तो हम उसे 15 दिन के लिए इमीडिएट रख लेंगे और 75,000 रुपये 15 दिन के लिए देंगे। गोरखपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या और आम बीमारियों से परेशान लोगों की समस्या को देखते हुए अब गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग निजी चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज कराएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों की समस्याओं को दूर किया जा सके। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ और महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर आयोजित 7 दिवसीय समारोह की औपचारिक शुरुआत की गई है। 6 सितंबर तक चलने वाले इस समारोह के पहले दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का शुभारंभ, भारत में नए युग का शुभारंभ विषय पर ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सामाजिक विषयों पर चलने वाली संगोष्ठी को आज से शुरू करके अगले 6 दिनों तक सोशल मीडिया के जरिए प्रसारण भी किया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सामाजिक विषयों पर अवगत कराया जा सके और जागरूकता फैलाई जा सके। खबर कुशीनगर से है। कुशीनगर में नेबुआ नौरंगिया पुलिस और आबकारी टीम की संयुक्त कार्रवाई में अवैध हाई रेक्टिफाइड बंटी बबली ब्रांड की नकली शराब बनाने के रैकेट का पर्दाफाश किया गया। वहीं डुप्लीकेट शराब बनाने का उपकरण भारी मात्रा में रैपर बारकोड के साथ मौके पर मिला। साथ ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। कुशीनगर के थाना नेबुआ नौरंगिया के रायपुर भैसही गांव के पास से मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई। इस दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। उसके पास अवैध हाई रेक्टिफाइड शराब बंटी बबली ब्रांड का डुप्लीकेट शराब बनाने का उपकरण व भारी मात्रा में नकली रैपर बारकोड भी बरामद की गई है। इस रैकेट की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा वहां रेड की गई तो एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। 2 अभियुक्त मौके से फरार हो गए। आबकारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल रवाना किया रहा है। से दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें प्रयास कर रही है। अवैध शराब का निर्माण व उस पर बारकोड लगाकर वैध बनाने के इस गिरोह के पर्दाफाश होने के बाद निश्चित ही इन तस्करों के हौसले पस्त होंगे, लेकिन पुलिस को इन शराब माफियाओं पर लगातार नजर बनाए रखने की जरूरत है ताकि फिर ये इस काम को न दोहरा सके। जब से बिहार में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा है, तब से यूपी के सीमावर्ती जिलों में अवैध शराब का कारोबार खूब फल फूल रहा है। जरूरत है अभियान चलाकर इस कारोबार में शामिल माफियाओं को जड़ से समाप्त करने की। नेपाल वन के लिए कुशीनगर से राजकुमार गिरी। पुलिस पर उंगलियां तो बार बार उठती है, लेकिन कुशीनगर पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक महिला की जान बचाई। रेखा मोहन मुंडेरा थाना कप्तानगंज की निवासी है। अपने परिजनों के ताने सुनने से नाराज होकर घर से बाहर निकली वह रेलवे पटरी पर आत्महत्या करने के इरादे से चली गई। इसकी सूचना थानाध्यक्ष को मिली। सूचना पर तत्काल पुलिस बोदरवा रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पर रेखा रेलवे पटरी पर मिली। पुलिस रेखा को समझाकर थाने लाई, साथ ही उसके परिजनों को थाने बुलवाकर दोनों पक्षों को समझाकर घर भेजा। महिला की जान बचाकर सराहनीय कार्य करने के लिए उत्साहवर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक के द्वारा पूरी टीम को पुरस्कृत किया गया। फोन से सूचना प्राप्त होते ही कि एक महिला ट्रेन से कटने के लिए रेलवे लाइन पर गई है, वो तुरंत फोर्स लेकर वहाँ पहुँचे। उस महिला से बातचीत की, उसे समझाया और सुरक्षित वहाँ से लेकर वापस हुए। इसके लिए थानाध्यक्ष कप्तानगंज और उनकी टीम को 5,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस का लॉकडाउन से लेकर इस घटना तक कई मानवीय चेहरा सामने आया है, जो वास्तव में नागरिक पुलिस के कर्तव्य को दर्शा रहा है। कुशीनगर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने सभी तहसीलों दुकानदारों की 1 सप्ताह के अंदर कोरोना टेस्ट करा लेने का आदेश दिया है। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि किसी तरह कोरोना के संक्रमण को रोका जाए और जांच की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इस क्रम में प्रशासन ने सभी दुकानदारों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों को कोरोना की जांच कराने का आदेश दिया है। 9 बजे से लगातार जो है यहाँ 2 टीम जांच कर रही है और यहाँ पे जितने व्यापारी गण है या जितने इस क्षेत्र के क्षेत्रवासी हैं, सबको रोज पर डे जो है लगभग 100 के आसपास पर डे जाँच हो रही है। कुशीनगर जनपद के कुल आंकड़ों की बात करें तो रविवार की शाम आए रिपोर्ट में 90 लोग संक्रमित पाए गए, जिसके बाद यह आंकड़ा 3001 हो गया। वहीं कुशीनगर वासियों के लिए राहत की खबर यह है कि 2176 लोग अब तक इलाज के उपरांत ठीक हो चुके हैं।
जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या 645 हो गई है। हमारा संदेश यही है कि जो भी जिसे भी सर्दी जुकाम बुखार या इस तरह की कोई दिक्कत है या कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आया है या कंटेनमेंट जोन में है, वो स्वयं आके अपनी जांच करा ले। प्रशासन के द्वारा जिले में कोरोना जांच का दायरा बढ़ाते ही संक्रमितों के आंकड़े भी तेजी से सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन के लागू होने से लेकर अभी तक सरकार और प्रशासन आम लोगों को जागरूक कर अभी तक संक्रमण को रोकने की कवायद में लगातार जुटा हुआ है, लेकिन लापरवाही और जागरूकता के अभाव के चलते संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कुशीनगर से दिनेश कुमार तिवारी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए सभी जिलों में अलग से कोविड अस्पताल बनाने का निर्देश दिया है, जिससे जिले के मरीजों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। महाराजगंज जिले में भी कोरोना की रोकथाम के लिए 100 बेड का अस्पताल बनकर तैयार है, जिससे गंभीर बीमारी के साथ साथ कोरोना मरीजों को भी भर्ती किया जाएगा। यूपी में भी लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार लगातार इस पर रोकथाम के लिए काम कर रही है। महाराजगंज जिले में भी अस्पताल तैयार कर दिए गए हैं। पहले यहाँ के मरीजों को इलाज के लिए गोरखपुर और बस्ती जाना पड़ता था, लेकिन अब इस अस्पताल के तैयार हो जाने के बाद यहीं पर इलाज संभव है। जिले के सीएमओ का कहना है कि मरीजों की सुविधा को देखते हुए इस अस्पताल को तैयार कर लिया गया है। इसमें हम लोगों ने अभी बेड लगवा दिए हैं और 10 बेड का आईसीयू चालू कर दिया है, जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर से हम लोग करवा रहे हैं। अभी पाइपलाइन नहीं लगी है, 1 हफ्ते के अंदर पाइपलाइन लग जाएगी और मरीजों का भर्ती शुरू हो गया। जिले के गंभीर कोरोना रोगियों को इससे बड़ी सहूलियत मिलेगी और अब जिले में ही गंभीर मरीजों का सरकारी व्यवस्था के तहत इलाज हो सकेगा। महाराजगंज से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सूबे की सरकार ने प्रदेश के कुख्यात अपराधियों को अपने निशाने पर ले लिया है और उनकी संपत्तियों को कुर्की व जब्त करने के साथ करोड़ों रुपए की नामी बेनामी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले रही है। देवरिया पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए रुस्तम बहियारी गांव के 3 अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। बनकटा थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर बहियारी गाँव का कुख्यात अभियुक्त तार बाबू यादव पुत्र रमाशंकर यादव के विरुद्ध गिरोहबंद अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। अभियुक्त के विरुद्ध शराब तस्करी, पशु तस्करी, अवैध शस्त्र, हत्या, लूट जैसे गंभीर अपराध के कुल 34 अभियोग पंजीकृत हैं। यह अपराधी उस क्षेत्र में अपराध का पर्यायवाची बना हुआ था और इसके विरुद्ध ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके साथ जो और सह अभियुक्त हैं इस गैंगस्टर अधिनियम में, उनके विरुद्ध भी शीघ्र 14(1) की कार्रवाई हम लोग संपन्न करेंगे। देवरिया पुलिस ने तार बाबू के भाई लक्ष्मण यादव को भी जेल भेज दिया। इसके विरुद्ध बनकटा और भाटपरानी थाने में शराब तस्करी के साथ अन्य गंभीर धाराओं में 5 मुकदमे दर्ज थे। इसी गांव के एक और अपराधी शराब तस्कर कृष्णा यादव जो फरार चल रहा था, उस पर 6 मुकदमों में वांछित था, उसे भी रामपुर कारखाना थाने की पुलिस हिरासत में ले ली। वहीं अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा रही है। घाघरा के बढ़ते जलस्तर के चलते तटवर्तीय क्षेत्रों में बसे ग्रामीण दहशत में हैं। किसानों को बेघर होने का खतरा है। हरैया तहसील और आसपास के गांव के किसान विस्थापित हो रहे हैं। तिनका जोड़कर किसी तरीके से किसानों ने अपना आशियाना बनाया, लेकिन घाघरा के कटान से अब कई घर नदी में विलीन हो रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी मदद के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। देखभाल आए थे कल, कह रहे थे कि मतलब कल शासन व्यवस्था करेंगे, फिर उसके बाद बताए नहीं तहसीलदार साहब को लेकर आएंगे, नायब साहब को लेकर आएंगे, कोई नहीं दिखाई दिया। इतना भैया हम लोग का परिवार है, नहीं क्यों हम लोग को शासन करी तो हम लोग नदी में चले जाएंगे, बही बिला जाएंगे और क्या हो। बेघर हुए लोगों ने सरकार और उनके जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाया कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधियों द्वारा बांध को पक्का करने का सपना दिखाते हैं, लेकिन जब वोट का समय बीत जाता है तो बस वादा ही रह जाता है। लेकिन सांसद हरीश द्विवेदी ने सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा रखा और भरोसा दिलाया कि जिला अधिकारी से बात करके हर संभव मदद की जाएगी। एसडीएम से बात करके उसका सर्वे करवा करके जो भी यथासंभव उनके विस्थापन में सरकार की मदद होगी वो दिलवाया जाएगा और उनको उचित स्थान पर स्थापित। हर बार की तरह इस वर्ष भी
किसानों का सब कुछ तबाह होने से बेघर हुए लोगों को बस आश्वासन मिला है। बस्ती से राजीव शुक्ला की रिपोर्ट। धर्म, कर्म और मोक्ष की नगरी कहे जाने वाले काशी में मृत्यु के पश्चात ब्रह्मलीन शरीर को अंतिम संस्कार के लिए बाढ़ के चलते घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मोक्ष की नगरी काशी की मान्यता है कि देह त्यागने के बाद स्वयं महादेव आत्मा को तारक मंत्र प्रदान करते हैं और काशी के मणिकर्णिका घाट पर शरीर को अग्नि के हवाले किए जाने पर आत्मा जन्मों जन्म के बंधन से मुक्त होकर ब्रह्म में विलीन हो जाता है। पर इन दिनों काशी के महाश्मशान घाट पर शवों को अंतिम संस्कार हेतु अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है, जिसका कारण इन दिनों गंगा के जल स्तर में जबरदस्त बढ़ोतरी है। इतने ज़्यादा शव आ जाते हैं कि रखने की जगह नहीं मिलती और जलाने की जगह नहीं मिलती, समय बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। यही सब सारी समस्याएं हैं। घाट के तीर्थ पुरोहित रुपेश कुमार शास्त्री के अनुसार घाट पर पानी भर गया है और छत पर एक बार में 10 चिता ही जलाने का स्थान बना है। ऐसे में 10 से ज्यादा शव आने पर सब यात्रियों को घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। गंगा के उससे बढ़ावपन से दिक्कतें तो बहुत सी हैं। घाट का क्या कहते हैं, आपस में जो तालमेल है वो बिगड़ा हुआ है, जिसके इस घाट से उस घाट आने जाने में सब यात्रियों को विशेष प्रॉब्लम है, क्योंकि स्थान कम होने की वजह, मतलब छोटा होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एक बारी में 10 बॉडी जल रही है और अगर आ रही हैं तो उनको 5 से 6 घंटा 4 घंटा उनको इंतजार करना पड़ रहा है। वैसे तो वाराणसी गंगा किनारे 3 स्थानों पर शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, पर मणिकर्णिका घाट पर ही सबसे ज्यादा पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार हेतु आते हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ोतरी होने के कारण 2 अन्य श्मशान घाट पर भी शव जलाने में भारी दिक्कतें आ रही हैं। मुन्ना भाई MBBS में मरीज का हौसला बढ़ाने के लिए एक संगीत का प्रयोग दिखाया गया है। ठीक उसी तरह कोरोना की जंग में निराश होने के बाद गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने एक गीत हमसे का भूल हुई काफी सुर्खियां बटोर रहा है। हमसे का भूल हुई जो ये सजा मिली। गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह कोरोना पॉजिटिव होने के दौरान अस्पताल के कमरे में उस वक्त गाना गाया था जब उन्हें अपनी जिंदगी से निराशा होने लगी थी और उन्हें लगा कि पता नहीं वो इस बीमारी की वजह से अब वो अपने परिवार से मिल पाएंगे या नहीं। सुबह थोड़ा सा मैं मार्मिक हो गया था, इसलिए इस गाने को अकेले अस्पताल में मैंने, चूँकि मेरा कमरा सेपरेट था, तो रात्रि में मैं जब काफ़ी भावुक हुआ तो मैंने इसमें सॉफ्टवेयर पे इसको रिकॉर्ड किया और अपने लिए संरक्षित कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने कई प्रवासी ट्रेनों से आने वाले लोगों की जांच कराया था, तब उन्हें लगा था कि मानवता ही सेवा है और सब कुछ यही है, पर इस सेवा के दौरान वो भी कोरोना की गिरफ्त में आ गए। गाजीपुर से देवव्रत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने एक किसान से रंगदारी मांगने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार कर अपराधियों को कड़ा संदेश देते हुए वाहवाही लूटी थी। लेकिन आरोपी के परिजन रंगदारी नहीं बल्कि थ्रेसर के पैसे 2 वर्ष में जमा नहीं करने पर उसे जब्त किए जाने की बात कह डीआईजी से गुहार लगाई। डीआईजी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। डीआईजी कार्यालय पर पहुंचे सरायमीर थाना क्षेत्र के बहदपुर गांव निवासी ब्रजेश कुमार के परिजनों का कहना है कि शहर के बेलईसा में कृषि यंत्रों की दुकान है। परिजनों का आरोप है कि किसान ने 2 थ्रेसर खरीदा, 35,000 रुपए जमा कर 2,09,000 रुपए बकाया कर दिया। 21 अगस्त को पुलिस के सामने किसान ने 30,000 रुपए का भुगतान किया। बाकी राशि वसूलने के लिए ब्रजेश यादव अपने कर्मचारियों के साथ किसान के यहाँ पहुँचा तो विवाद हो गया। इस दौरान उल्टे पुलिस ने कृषि यंत्र कारोबारी सहित उसके कर्मचारियों को ही थ्रेसर खरीदार किसान की सूचना पर यकीन कर 2 लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जहानागंज थाने की पुलिस ने जेल भेज दिया। जो अपना पैसा लेने गया हुआ है वह रंगदारी मांगने नहीं गया, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई रंगदारी मांगने जाता है तो वह किसी घर तो रंगदारी मांगने जाएगा नहीं। 20 तारीख को पंचायत हुई थी पैसा देने के लिए, बाद में पैसा नहीं दिए। 2 साल से पैसे बकाए थे, नहीं दे रहे थे लोग, एक बैग बुला के सब फंसा दिए। मामला संज्ञान में आने के बाद डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने पूरे मामले की जांच कराने के आदेश दिए हैं। इनकी बात सही है या गलत है ये अभी प्रमाणित नहीं है, इसकी जांच के लिए मैंने एसपी आजमगढ़ को निर्देशित किया है। अगर इनकी बात सही होगी तो तदनुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई अग्रिम रूप से सुनिश्चित की जाएगी। घटना के दिन
एसपी ने बताया था कि जो लोग जमा थे वो गुंडे ही लग रहे थे और यह रंगदारी का मामला है। अभी उनका जो गुंडागर्दी की उनकी आम शिकायत है और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ये किसी एक थाना क्षेत्र के नहीं थे, ये विभिन्न थाना क्षेत्रों के जमा होकर लोग वहाँ गए थे। लेन देन को लेकर आए दिन विवाद होते रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से 9 लोगों पर रंगदारी का आरोप लगाया गया उसकी असलियत जांच के बाद ही पता चलेगा। लाख कवायद के बाद भी आजमगढ़ में आपराधिक घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। भूमि विवाद को लेकर मोबाइल से बात कर रहे एक युवक को पीछे से आए बदमाशों ने गोली मार दी और फरार हो गए। घटना के बाद युवक को भर्ती कराया गया। वहीं 3 नामजद आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गायत्री पुल के पास घटित हुआ। हमलावर फिर लौट के गोली मारने वाले थे, लेकिन शोर सुनकर अपराधी भाग निकले। वहीं पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास करने में लगी है। पीछे से 3 जन आए, एक जन उतर के आगे चले गए और 2 जन जैसे मेरे करीब आए तब तक फायरिंग कर दिए मेरे ऊपर और मैं गिर गया। कल शाम को एक व्यक्ति की गोली लगी थी जो जांघ में लगी थी, उसमें 3 लोगों को नामजद किया गया, थाने में मुकदमा लिखाया गया। अभी अभियुक्त फरार है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही है। विरोध के भी अलग अलग अंदाज होते हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं को टाले जाने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी की छात्र इकाई के कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाकर अनूठा प्रदर्शन किया। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाकर अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है लोगों की मांग के बावजूद सरकार परीक्षाएं कराने की जिद पर अड़ी हुई है। आज हम लोगों ने नीट और जेईई की एग्जाम को टालने के लेकर के हम लोगों ने भैंस के आगे बीन बजाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार पंगु हो चुकी है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इस कोरोना की महामारी में एग्जाम को टाल दिया जाए, नहीं तो हम लोग फड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करने के लिए बाध्य हो गए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्रों की जान जोखिम में डाल करके परीक्षा कराने में आमदा है, उसको लेकर के समाजवादी छात्र सभा ने आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भैंस के आगे बीन बजा करके प्रदर्शन किया, क्योंकि देश के शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं छात्रों की आवाज को अनसुना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाली सना उर्फ हीर खान को पुलिस कस्टडी रिमांड पर ले लिया गया है। कोर्ट से 5 दिन की कस्टडी रिमांड मिली है। हीर खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शुरुआती जांच पड़ताल में हीर खान के पाकिस्तान, दुबई समेत कई दूसरे देश के लोगों से व्हाट्सएप के जरिए बातचीत की बात सामने आई है, जिसको देखते हुए एटीएस और दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां पूछताछ करेंगी और कई दबे राज भी उगलवाएंगे। कोर्ट ने 5 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है, तो उसमें हमारी एटीएस की, हमारी इंटेलिजेंस की, आईबी की सारी टीमें लगी हैं। जांच एजेंसियां हीर खान से उन लोगों के बारे में भी पूछताछ करेंगी जिनके इशारे पर वह इस तरह के आपत्तिजनक वीडियो तैयार कर यूट्यूब पर पोस्ट कर रही थी। आईजी रेंज के मुताबिक अपराध की गंभीरता को देखते हुए हीर खान की जमानत अर्जी पड़ने पर उसके खिलाफ एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं हीर खान इस मामले में अपनी सफाई पेश कर रही है। हीर खान का कहना है कि हिंदू संगठनों द्वारा जो सोशल मीडिया पर मुस्लिमों को लेकर कहा जा रहा था, उसका उसने जवाब दिया है। सर, हमने रिप्लाई नहीं दिया है, नरसिंह वानी अंकुर आर्या की वजह से। जो इनसे लिंक में थे उनका क्या रोल रहा है, उन्होंने किस तरह के वीडियो लोड किए हैं सोशल मीडिया पे, उनके क्या फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज हैं, इन सब पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये पुलिस कस्टडी रिमांड मिला है। और जब इनकी बेल का प्रयास होगा तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत भी इनके विरुद्ध कार्रवाई पे जैसे एविडेंस होंगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। 25 अगस्त को प्रयागराज पुलिस ने स्वतः संज्ञान में लेकर हीर खान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। महाराजगंज जिले से लगी भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस की टीम को गश्त के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी। सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे इस युवक के कब्जे से टीम ने 1 करोड़ रुपए मूल्य की हेरोइन बरामद की है। सोनौली सीमा के रास्ते तस्कर लगातार नेपाल में हेरोइन की खेप पहुंचाता था। पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूर्वांचल न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।